मदरसा जदीद कारी तालीमी स्कीम के तहत काम करने वाले उत्तर प्रदेश के असातिज़ा के लिए 50 करोड़ 89 लाख रुपए बकाया तनख्वाह की अदायगी के तहत जारी किए गए हैं। ये पैसा साल 2016-17 की बकाया तनख्वाह में से तकरीबन 2.5 महीने की तनख्वाह है। असातिज़ा ने इस अदायगी का खैर मकदम तो किया है, लेकिन इसे नाकाफी बताया है। लगभग 1.5 महीने पुरानी ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के असातिज़ा अपनी बकाया सैलरी की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। अब इन टीचरों के 4 साल के बकाया में से 2.5 महीने की सैलरी जारी की गई है। मरकजी फरोग इंसानी वसाइल की जानिब से साल 2016-17 के 6 महीने की सैलरी का बाकी बचा रुपया जारी किया गया है। इससे पहले लगभग 62 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन अब 50 करोड़ 89 लाख जारी किए गए हैं। मदरसा टीचरों की जानिब से सरकार के कदम का खैर मकदम किया जा रहा है, लेकिन टीचर्स इस बकाया सैलरी की अदायगी को नाकाफी बता रहे हैं। से मुझे सूचना मिली है कि 2.5 महीने का केंद्रांश मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को प्रदान किया गया है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा डालने के समान है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से बारंबार अनुरोध है कि हम लोगों का अन्य बकाया केंद्रांश जल्द से जल्द प्रदान करने की कृपा की जाए। 4 साल के बकाया वेतन में 2.5 महीने का वेतन दिया है केंद्र सरकार ने, इसका धन्यवाद है, लेकिन इससे ना हम लोगों का कोई भी भला नहीं होगा। इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वो हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा जारी करे, जिससे कि हम लोगों का कुछ भला हो सके, हमारा कुछ कर्जा उतर सके। और हमारी न्यूज 18 की उर्दू की टीम जो हम लोगों का हमेशा साथ देती है, न्यूज चैनल दिल्ली में और लखनऊ में सब कहीं जो है हम लोगों की आवाज़ बुलंद करती है, पर यह पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है। हम लोग ये 1.5 महीने का, 1 महीने का, 5 दिन का, 10 दिन का पैसा आता है, खर्च हो जाता है, और हम ये बकाये में पैसा दे देते हैं, तो हम लोग क्या खाएं पिएं, इसलिए हमारे परिवार कहाँ से जिएं। इसलिए सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कम से कम 1 साल का हम लोगों को बजट दिया जाए। हालांकि पिछले महीने ही वजारत मरकजी फरोग इंसानी वसाइल से मदरसा टीचर स्कीम को मरकजी अक़लियती उमूर वजारत को ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ था कि आखिर बकाया पैसा कौन जारी करेगा। ऐसे में मरकजी फरोग इंसानी वसाइल की जानिब से जारी किया गया पैसा थोड़ी राहत जरूर देगा, लेकिन टीचर्स का कहना है कि इस पैसे से वो अपना कर्ज भी अदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए लगभग 1 साल का पैसा फौरन जारी होना चाहिए। जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनकी काविशों की वजह से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मानदेय मिला है और इस लॉकडाउन में राहत मिली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय नंद कुमार नंदी जी का भी धन्यवाद देता हूँ। साल 1998 में शुरू हुई स्कीम के फंडिंग तर्ज को साल 2018-19 में बदल दिया गया। पहले मरकज 100% फंडिंग करता था, लेकिन अब पहाड़ी रियासतों में 90% और मैदानी रियासतों में 60% फंडिंग का नज़्म है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को 2018-19 से 40% भुगतान करना है, जो किया जा रहा है, लेकिन मरकज का पैसा पहले की तरह अब भी रुका हुआ है। यही वजह है कि जारी किए गए पैसों को ऊंट के मुंह में जीरा कहा जा रहा है। न्यूज 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। अयोध्या को आलमी शनाख्त दिलाने के लिए योगी हुकूमत ने बड़े मंसूबे का ऐलान किया है। योगी हुकूमत का कहना है कि अयोध्या को वेटिकन सिटी और मक्का मुकरमा की तर्ज पर तौसी दी जाएगी। योगी हुकूमत के तर्जुमान सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि जिस तरह वेटिकन सिटी और मक्का में पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा होते हैं, उसी तरह अयोध्या की भी तौसी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, ताकि सयाहों और अकीदतमंदों को रागिब किया जा सके। सिद्धार्थ सिंह की इलाहाबाद आमद पर पार्टी कारकुनान ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया और बिहार में एनडीए की जीत का जश्न मनाया। मथुरा की शाही ईद पर कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके मथुरा की शाही ईदगाह को हिंदुओं को सौंपने की दरख्वास्त की गई है। अर्जी में अदालत से यह भी दरख्वास्त की गई है कि
जन्माष्टमी के मौके पर या हफ्ते के किसी भी दिन ईदगाह के अंदर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी की तरफ से दाखिल अर्जी में दावा किया गया है कि मथुरा की शाही ईदगाह कृष्ण जन्म स्थान को मुनहदम करके बनाई गई थी। अर्जी में अदालत से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी निगरानी में ईदगाह के नीचे खुदाई करे ताकि लोगों को हकायक का पता चल सके। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों के मुलाजमीन हुकूमत की अदम तवज्जुही से सख्त मुश्किलात का शिकार है। वक्फ बोर्ड हो, हज कमेटी हो, मसाजिद कमेटी हो या फिर मदरसा बोर्ड के मुलाजमीन या असातिज़ा, सभी की मुश्किलात एक जैसी है। आइमा मौज़नीन को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली है तो मदारिस असातिज़ा 4 साल से तनख्वाहों से महरूम है। देखिए रिपोर्ट। महज़ब समाज में अवाम हुकूमतों का इंतखाब इसलिए करते हैं कि वो इनके लिए राहत का सामान मुहैया करेंगे। मध्य प्रदेश में इक़्तिदार बदलता है, हुकूमतें बदलती हैं, मगर अक़लियती इदारों और अक़लियती इदारों के मुलाजमीन की मुश्किलात में कोई कमी नहीं आती है। 2018 जब रियासत में इक़्तिदार बदला तो मदरसा बोर्ड मुलाजमीन और मदारिस असातिज़ा को ये उम्मीद थी कि शायद अब इनकी मुश्किलात का कोई हल निकलेगा, मगर कमलनाथ की 15 माह की हुकूमत में कोई हल तो नहीं निकला, बल्कि पहले जहां मदारिस असातिज़ा सिर्फ तनख्वाहों से महरूम थे, वहीं अब अक़लियतों से वाबस्ता दूसरे इदारे भी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। मुश्किलात की बड़ी वजह साबिका हुकूमत यानी कमलनाथ हुकूमत के जरिए वेंडर सिस्टम का निजाम किया जाना है। मार्च में मध्य प्रदेश बीजेपी हुकूमत कायम हुई और 20 अप्रैल 2020 को सभी निगम मंडल, समितियों और कमेटियों को एक अहकाम के तहत तहलील करने का फरमान तो जारी किया गया, मगर मसाजिद कमेटी के लोग अपने ओहदे पर जमे रहे, जिसके सबब आइमा और मौज़नीन की तनख्वाहों का मामला इंतजामिया और मसाजिद कमेटी के तकरार में इल्तिवा का शिकार हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते इस सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद नया अहकाम जारी करते हुए मसाजिद कमेटी को तहलील करते हुए सुप्रिटेंडेंट यासिर अरफात को मसाजिद कमेटी के इंतजाम की सुपुर्दगी की गई। मुश्किलों से मसाजिद कमेटी को चार्ज मिला है। अब कहते हैं कि तनख्वाहों को लेकर अहकाम जारी हो गया है। 1-2 दिन में तनख्वाहें आइमा और मौज़नीन के अकाउंट में पहुंच जाएंगी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कल चेयरमैन मसाजिद कमेटी अब्दुल हफीज खान साहब ने चार्ज विधिवत रूप से दे दिया है। अब अध्यक्ष द्वारा चार्ज दे दिया गया है तो संपूर्ण चार्ज हो गया है, इसमें कोई इशू नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जो भी आदेश शासन हमको देता है उसका हम पालन करेंगे। जैसे शासन के ही परिपालन में हमारे द्वारा चार्ज ग्रहण किया गया, अगर शासन कहता है तो उसका पालन किया जाएगा अक्षरशः। तनख्वाहों को लेकर जो है मामला था, तनख्वाहें निकालना इमाम मौज़िनों की सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है। उसी प्रोसीजर चल रहा है। इंशाअल्लाह 1 या 2 दिन में सैलरी सबकी डिस्बर्स्ड हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि अक़लियती इदारों में तनख्वाहों की मुश्किलात का मामला सिर्फ मसाजिद कमेटी और मदरसा असातिज़ा के सामने है, बल्कि हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन भी कई माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। वक्फ बोर्ड CEO मोहम्मद अहमद इस ताल्लुक से कुछ इस तरह जवाब देते हैं। नहीं, वो जो उसके अंदर क्या हुआ है, इस बार उन्होंने शासन ने वेंडर बनाने का कहा था, तो हमने सारे 47 कर्मचारी हमारे यहाँ रेगुलर हैं, जिनका हमने वेंडर बना के शासन को दे दिया है। कल मैं गया था, मेरी बात हुई थी कि 2-4 दिन में रिलीज हो जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया पहली बार हुई है इसलिए टाइम लगा। तो इसमें जो है 2-4 दिन तो उन्होंने मुझसे कहा है कि हम आपको करवा के देंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा निगम मंडल हैं जिन्हें हुकूमत के जरिए ग्रांट जारी की जाती है, मगर हुकूमत ने वहां पर वेंडर सिस्टम का निफाज अब तक नहीं किया है। सिर्फ अक़लियती इदारों में वेंडर सिस्टम का निफाज समझ से परे है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मुंबई में रजा एकेडमी ने चीन हुकूमत की इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। रजा एकेडमी के कारकुन मीनारा मस्जिद के पास जमा हुए और युगोर मुसलमानों के खिलाफ चीन की जानिब से ढाए जा रहे मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। रजा एकेडमी ने लाखों युगोर मुसलमानों को हिरासत में रखे जाने की शदीद मजम्मत की।
बिहार असेंबली इंतखाबात में रियासती और इलाकाई सियासी जमातों के नताइज से सबक लेते हुए पीस पार्टी ने यूपी में असेंबली इंतखाबात 2022 से कब्ल रियासत की सियासी बिसात पर अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीस पार्टी के कौमी तर्जुमान ने यूपी के आइंदा असेंबली इंतखाबात में एनडीए को शिकस्त देने के लिए एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को एक साथ आने और छोटी सियासी जमातों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी है। लोग ये आगाह कर देना चाहते हैं कि पीस पार्टी 2022 का चुनाव मजबूती से लड़ने जा रही है। 21 नवंबर से हम लोग संगठनात्मक अभियान चला रहे हैं और 15 जनवरी से पूरे प्रदेश में 40 रैलियां करके, जिसमें कम से कम तादाद 1 लाख की होगी, हम वो रैलियां करेंगे और चुनाव जरूर लड़ेंगे। अगर किसी को एनडीए को हराना है, नाकाम करना है, तो आज वही वो फॉर्मूला अपनाए जो डॉक्टर अयूब साहब ने गोरखपुर में हरा करके बीजेपी को संदेश दिया था। वरना बिहार और उपचुनाव की स्थिति अखिलेश यादव। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन और वोकल फॉर लोकल को तरजीह देने के नारे का अलीगढ़ में जबरदस्त असर नजर आ रहा है। अलीगढ़ में श्री गुरु गौशाला में गाय के गोबर से दीपक और मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। बाकायदा गांवों की खवातीन इस काम को करती हैं, फिर खवातीन ही उनमें रंग भरती हैं, जिससे उन्हें आमदनी भी मिलती है। इस मर्तबा दिवाली पर भी इन दीपकों को खूब डिमांड है। गौशाला के जिम्मेदारों का कहना है कि गाय के गोबर के मुताद्दिद फायदे हैं। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जैसा कि देख रहे हैं हम कि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है, लोग प्रवासी मजदूर गांव में आए हैं पलायन होकर के वहां से, तो उनको ध्यान में रखते हुए अपनी यहाँ श्री गुरु गौशाला है, उसके गोबर से बने हुए उत्पादों को हम लोग यहाँ पर कुछ लोगों को रोजगार दे करके उनको हम लोग आय का साधन के रूप में हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग देशी गाय के गोबर के बने दीपक, मूर्तियाँ, इस प्रकार की चीज़ें बना रहे हैं, उनको कलर करना, जिससे उनको 2 पैसे की आय भी हो रही है। हज़रत ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का इंतज़ाम संभालने वाली दरगाह कमेटी के खाली पड़े नाजिम के ओहदे पर नए नाजिम की तकर्रुरी हो गई है। नए नाजिम के तौर पर इशफाक अहमद ने चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद इशफाक अहमद ने ख्वाजा के दरबार में हाजिरी दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि दरगाह के तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तो पहले एक बार थोड़ा स्टडी करेंगे यहाँ की क्या क्या इश्यूज हैं, क्या स्कीमें चल रही हैं, क्या लोगों के मामले हैं, उसके बाद फिर और असली जो प्रायोरिटी है दरगाह में अभी कोरोना का जो माहौल चल रहा है उसका कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना हो और यहाँ जो भी ज़ायरीन आए या दूसरे जो कर्मचारी हैं अपने खुदाम साहिबान हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो। सबसे टॉप प्रायोरिटी तो वही रहेगी। उसके बाद जो विकास कार्य यहाँ चल रहे हैं उनको भी देखा जाएगा और वित्तीय स्थिति दरगाह कमेटी की कैसी है उसको भी देख के कुछ बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। 12 नवंबर की तारीख उर्दू अदब की मुमताज़ शख्सियत और मुफक्किर कौम इस्माइल मेरठी के यौम पैदाइश से मौलाना मंसूब है। इस्माइल मेरठी की विलादत सन 1844 में मेरठ मौलाना में हुई थी। आपको बता दें कि उनकी शुरुआती ज़िंदगी में दर्स व तदरीस की खिदमात अंजाम देने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी कौम के बच्चों की तालीमी खिदमात और ख़ास तौर पर तालीम निस्वा को फ़रोग देने के लिए वक्फ कर दी। इस्माइल मेरठी के नाम से मंसूब मेरठ शहर में मौजूद कई मशहूर तालीमी इदारे आज भी तालीमी खिदमात अंजाम देते हुए मौलाना के कारनामों और समाजी खिदमात की मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मेरठ शहर की शनाख्त एक तारीखी शहर से ज्यादा उन शख्सियात से मंसूब है जिनकी शोहरत से इस शहर को एक खास पहचान हासिल हुई। इनमें एक नाम मौलाना इस्माइल मेरठी का भी है। 12 नवंबर 1844 को मेरठ में पैदा हुए इस्माइल मेरठी की फारसी और अरबी की शुरुआती तालीम घर पर ही हुई। इसके बाद 16 बरस की उम्र में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा हासिल किया। दर्स व तदरीस की खिदमात अंजाम देते हुए मौलाना ने शायरी की शुरुआत नज्म और गजल से की, लेकिन एक शायर के साथ मौलाना मुफक्किर की हैसियत से भी अपनी खिदमात अंजाम देते हुए समाज में इल्म की शमा रोशन कर रहे थे। मौलाना इस्माइल मेरठी हमजहर शख्सियत के मालिक थे। मौलाना एक मुदर्रिस थे, एक शायर थे और मुफक्किर कौम थे। मौलाना कौम और मुल्क की तरक्की के लिए, तालीम को और समाजी कदरों के लिए तरबियत को अहम समझते थे। यही वजह थी कि मौलाना ने अखलाकी कदरों को फरोग देने के लिए न सिर्फ बच्चों के लिए शायरी की बल्कि उर्दू कायदे को भी तरतीब दिया, जो आज भी मदरसा निसाब का जुज है।
इस्माइल मेठी तो मेरठ के बहुत ही एक ऐसी चीज़ें है जो बहुत ही कीमती सरमाया रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ मैं ये बात कहूँगी कि मेरठ के शोरा तो मेरठ में रहे, उदबा भी मेरठ में रहे, लेकिन मेरठ में जिस ज़माने में इतने बेहतरीन शोरा और उदबा थे, उस ज़माने मेरठ में इतने अच्छे नाक़दीन नहीं थे। हुआ ये है कि तहरीक अंजुमन पंजाब की सारी रुदाद हमें मिलती है क्योंकि वो शाये होती रही, लेकिन मौलाना इस्माइल मेठी और कलक मेठी जो यहाँ 10 साल पहले कर रहे थे उनकी रुदाद कोई नहीं मिली। उसकी वजह ये रही कि यहाँ नाक़दीन नहीं थे। अगर वो कुछ तहरीर करते तो उनकी रुदाद कहीं महफूज रहती और ये सेहरा मेरठ ही के सर पर था। मौलाना इस्माइल मेरठी सर सैयद अहमद खान के न सिर्फ हम असर थे बल्कि इसी ज़हन फिक्र से कौम और समाज के लिए तालीमी खिदमात को भी अंजाम दे रहे थे। सन 1905 में एक छोटे से मदरसे से शुरुआत के बाद मौलाना इस्माइल मेरठी ने स्कूल की संगे बुनियाद रखी। खास तौर पर तालीम निस्वा के लिए इनकी कोशिशें आज भी इंटर और डिग्री कॉलेज के शक्ल में मेरठ में तालीम के मैदान में अपने नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। मौलाना इस्माइल साहब ने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करी, फिर सरिश्ता में मुंसलिक हो गए, फिर 1909 में यहाँ पर इस्माइल प्राइमरी स्कूल की बुनियाद डाली। ये सिर्फ तालीम निस्वा था। उस वक्त इन्होंने बुनियाद डाली जब लड़कियों की तालीम को बिल्कुल भी नहीं ध्यान में रखा जाता था। ऐसे वक्त में हर मजहब व मिल्लत की लड़कियों के लिए तालीमी इदारा शुरू करा। 1925 में इसे सरकारी हैसियत हासिल हो गई। एक मशहूर शायर की हैसियत से इस्माइल मेरठी की पहचान बच्चों के शायर के तौर पर रही है। ताहम इस्माइल मेरठी की जिंदगी और शायरी का तज्जिया करने वाले रिसर्च स्कॉलर मानते हैं कि इस्माइल मेरठी तरक्की पसंद उर्दू तहरीक से कबल ही जदीद उर्दू नज्म का आगाज कर चुके थे, लेकिन इस सिन्फ में मौलाना को वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई जिसके वो मुस्तहिक थे। या उस अहद के अंदर जो शायरी हो रही थी वो उस अहद के शायरों के बिल्कुल हम असर थे, उसी अंदाज की वो शायरी कर रहे थे। इसलिए उनको सिर्फ बच्चों का शायर कहकर हाशिए पे रखना उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। मेरी तहकीक तो ये कहती है कि इस्माइल मेठी ने उस ज़माने में वो काम अंजाम दिए जो उनके मासरीन ने नहीं दिए। उन्होंने उनके मासरीन मुसद्दस और मसनवी की शक्ल में ज़्यादातर नज़में लिखते थे, लेकिन इस्माइल मेठी की जब हम शायरी का मुताला करते हैं तो उनकी यहाँ शायरी में हमें मुसल्लस भी मिलती है, मुरब्बा भी मिलती है, मुखम्मस भी मिलती है। तमाम हैद के अंदर उन्होंने तजर्बे किए और हैद के तजर्बों के साथ साथ उन्होंने ज़बान के तजर्बे किए। ये तो उस वक्त का कोई तसव्वुर ही नहीं था। उस वक्त तो एक वो शायरी थी जो गज़ल की शायरी थी जिसमें इश्क मोहब्बत की बातें थी। पुरानी शायरी की गैर हकीकी तस्वीर और इजहार को नापसंद करने वाले मौलाना इस्माइल मेरठी के रोशन ख्याली न सिर्फ इनकी शायरी में बल्कि इनकी तालीमी खिदमात में भी नजर आती है। इस्माइल मेरठी को हकीकी खिराज अकीदत यही है कि जदीद तालीम को नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए इनके इस मकसद को आगे बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुमरा में याद इकबाल और यौम उर्दू की मुनासबत से प्रोग्राम का इनकाद किया गया। उर्दू अदब आलिया की जानिब से इर्तिज़ा निशात की सदारत में उर्दू महफिल का जलसा और मुशायरे का इनकाद किया गया। मुशायरे में शहर व मज़ाफ़ात के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मोहतरम बुजुर्ग शायर जमील मुरस्सापुरी पिछले कई बरसों से यौम इकबाल मुनक़िद करते आ रहे हैं, बड़ी पाबंदी के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ। इधर पिछले दिनों ऐसा हुआ कि 14 अप्रैल को ये प्रोग्राम अक्सर होता है, लेकिन चूंकि वो पीरियड जो है वो लॉकडाउन का पीरियड था 14 अप्रैल का, तो उस वक्त ये प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया जा सका। उसके बदले में आज वो इसी उस पर यह प्रोग्राम जो है यहाँ पे रखा गया। हम दिन में आमतौर पर 4 से 5 बार हाथ धोते हैं, लेकिन कोरोना वबा के दौरान लोग 10 से 12 बार हाथ धो रहे हैं, जिससे पानी की कमी बढ़ सकती है। मिशन पानी के हिस्से के तौर पर हम जानकारों से राय लेते हैं जो पानी के तहफ़्फ़ुज़ के अमल में हमारी मदद कर सकते हैं। IIT चेन्नई के जरिए ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो हाथ धोते वक्त 90% पानी बचाता है। हम औसतन दिन भर में 4 से 5 बार हाथ धोते थे, लेकिन महामारी के दौरान इस आंकड़े में इजाफा हुआ। हम जब भी हाथ धोते हैं काफी ज्यादा पानी बर्बाद होता है, क्योंकि सिर्फ एक तह तक पानी का इस्तेमाल होता है, बाकी पानी नीचे गिरकर बर्बाद होता है। हमने एटोमाइजेशन की तकनीक से ये प्रोडक्ट तैयार किया है, जिससे पानी की हर एक बूंद
लाखों और करोड़ों में तब्दील हो जाती है। इस प्रक्रिया के चलते लगभग 95% पानी की खपत हो जाती है। एक मामूली नल से आपको 1 मिनट में 10 से 15 लीटर पानी मिलेगा, जबकि हमारे प्रोडक्ट से आपको हर मिनट सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी मिलेगा। यही फर्क है नॉर्मल फ्लो और हमारे प्रोडक्ट में। इस एटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में कूलिंग और सेटलिंग के लिए किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल घरेलू कामकाज में भी हो, जिससे पानी की बचत हो और एक नया बदलाव आ सके। हमारे ये वाटर सेवर किसी भी नल में लगाया जा सकता है। मेरा लक्ष्य है कि भारत के हर एक कोने तक हम पहुँचे। हम चाहते हैं हमारा ये प्रोडक्ट सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में इस्तेमाल हो, कम्युनिटी शौचालय में इस्तेमाल हो। आपको बता दें कि ऐसा करने से पानी काफी मात्रा में बचाया जा सकता है। एक कंपनी ने 30 लाख देकर हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया और अपने सारे दफ्तरों में प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिया। ऐसा करने से सालाना उन्होंने 45 करोड़ की बचत की। उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं बचाया, बल्कि एनर्जी जैसे बिजली भी बचाई। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।